हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विज्ञान के बारे में। और विज्ञान से आपने देखा होगा अक्सर सभी परीक्षाओं में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विज्ञान में बेसिकली तीन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से, केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान से, और एक बायोलॉजी का पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। तो इन तीन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वीडियो किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका सुपर टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने देखा होगा सुपर टेट में आपकी साइंस आएगी, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीएसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो यूपीएससी का पीटी होने वाला है उसके लिए भी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता मापक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो जो सीटेन संख्या है वो प्रयुक्त होती है किसके मापन में, डीजल के मापन में। डीजल की क्वालिटी मापने के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं, सीटेन संख्या का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों क्या होते हैं, परमाणु के भाग होते हैं, लेकिन फोटोन परमाणु का भाग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिसमें क्या होता है, आपने देखा होगा नाभिक के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। बाकी अगर हम देखें तो नाभिक के चारों ओर उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव की बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ये परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। अगला देखिए, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ये चीज ध्यान रखना है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो संबंधित होती है वो आपकी अभिविन्यास से संबंधित होती है, कक्षकों के अभिविन्यास से संबंधित होती है। चीज ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो आपने देखा होगा ओजोन भी प्रयुक्त होती है, क्लोरीन भी को भी जीवाणु को मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और क्लोरेमीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिस तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 4 होगी। ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान संख्या डिपेंड किस पे करती है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो कक्षकों को भरने का क्रम जो नियंत्रित होता है वो अफबाउ के सिद्धांतों के द्वारा नियंत्रित होता है। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा। तो ये कितना होगा, 22 होगा। परमाणु भार क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। तो 10 और 12 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। परमाणु में नाभिक होते हैं। तो परमाणु में नाभिक जो होते हैं, नाभिक में क्या क्या होता है, तो भाई प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी मोल संख्या समान होती है। तो ध्यान रखना, परमाणुओं की मोल संख्या क्या होती है, समान होती है। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जा सकता है। तो परमाणविक भार को हम किसमें व्यक्त करते हैं, एएमयू में व्यक्त करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है, 1 यूनिट ऋणावेश का, या 1 यूनिट धनावेश का, 2 यूनिट ऋणावेश का, या 2 यूनिट धनावेश का। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट क्या होता है, ऋणावेश होता है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या होगी। तो लोहे की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, आपकी 3 होगी। ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो Fe2O3 लिखा होता है ना, तो O के साथ जितने भी एटम्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो Fe की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। आगे बढ़ते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक प्रतिकण युग्म है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, ये एक दूसरे के प्रतिकण होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विभाज्य नहीं है, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई नहीं। देखो पहले क्या था, जो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। उसके बाद में जो जे थॉम्सन आए, रदरफोर्ड ने क्या कहा, परमाणुओं को भी आगे हम विभाजित कर सकते हैं। तो किसमें कर सकते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कर सकते हैं। तो कौन सा विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे परमाणु विभाज्य है, अणु भी विभाज्य है और मिश्रण भी क्या है, विभाज्य है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ये चीज ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो यहाँ पर आप देखो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, तो ये तो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यही आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में जो भी चेंज होता है ना, तो उस पर अगर आप उन कंडीशंस को हटा लोगे तो वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जाएगा। अब भाई सब्जियों को अगर आप पकाने पर जब सब्जियां मुलायम हो जाती हैं और जब उनको ठंडा करोगे तो क्या वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती हैं, नहीं आ पाती हैं। इसीलिए ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, तो ये क्या कहलाता है, आपका भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि अगर 7 रंगों को फिर एक साथ इकट्ठा कर लोगे तो अगेन वो क्या बन जाएगा, एक श्वेत प्रकाश बन जाएगा, ध्यान रखना। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ये भी क्या भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ध्यान रखना। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा, एक ऑक्सीकारक होगा या एक क्षारीय प्रकृति का होगा या अम्लीय प्रकृति का होगा। तो जल में अगर CO2 प्रवाहित करोगे तो ये क्या बनेगा, एक अम्लीय प्रकृति का बनेगा सोडा वाटर, ध्यान रखना। किसी लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है, तो ध्यान रखना वो क्या कारण होता है, उसका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। पहला कथन ये है कि जब तापमान उच्च होता है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तीव्रतर हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। मतलब यह है, क्यों अभिक्रिया तेज हुई, क्योंकि जब तापमान उच्च होता है तो जो अणु होते हैं वो अधिक गति से मूव करते हैं, गतिशील अवस्था में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड उनकी बढ़ जाती है, इसीलिए रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र हो जाती है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होगी, ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 होता है, इसमें तो ऑक्सीजन होगी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में भी होती है ऑक्सीजन HNO3 में, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl होता है, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। खाने का सोडा है, खाने का सोडा है, तो मैंने क्या बताया था, जो खाने का सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। ध्यान रखना सोडियम बाइकार्बोनेट। और Na2CO3 जो होता है वो धावन सोडा होता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका खाने का सोडा। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, न्यूट्रॉन जो है एक अणु परमाणु कण नहीं होता, बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, आपके अणु परमाणु कण होते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए, तो भौतिक परिवर्तन का देखो, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना ये तो केमिकल चेंज है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना भी क्या है, केमिकल चेंज है। दूध से दही बनना भी केमिकल चेंज है। पानी में चीनी का घुलना ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अब जब ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाओगे तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस का सीधे किस में हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तन होता है, बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प में कोई भी चीज बदल जाती है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग करके उत्तर दीजिए। बात आती है शून्य द्रव्यमान, तो देखो शून्य द्रव्यमान किसका होगा, पॉजिट्रॉन का तो होता है, न्यूट्रॉनों का भी क्या होता है, हमारा शून्य द्रव्यमान होता है, तो 1 मिलेगा किससे, 2 से मिलेगा। आंशिक आवेश किस पे होता है, तो आंशिक आवेश जो पाया जाता है वो क्वार्क पे पाया जाता है, ये फ्रैक्शनल चार्ज होता है क्वार्क पे। आंशिक प्रचक्रण किस पे होता है, तो ये पॉजिट्रॉन पे होता है, इसकी फ्रैक्शनल स्पिन होती है। और
पूर्णांक प्रचक्रण किसका होता है, फोनॉन का होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ए का क्या है, ए का दूसरा है, तो यहाँ पे ए का दूसरा, और इसके अलावा बी का क्या था, बी का आपका तीसरा था, तो ए का दूसरा बी का तीसरा पहले में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो ध्यान रखना, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, गलत हो गया ये। किसी जलीय विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी सही है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव जो होता है वो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है ना कि अम्ल में पानी। अब आप बताओ, पानी में अम्ल मिलाना सही है कि या अम्ल में पानी? तो भाई बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है कि हम क्या करते हैं, पानी में हम अम्ल मिलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पानी में अम्ल को मिलाते हैं। क्योंकि अगर मतलब अम्ल में पानी मिलाओगे आप, तो अम्ल में जब पानी मिलाओगे तो उसके जो ड्रॉप्स हैं वो आपके ऊपर गिर सकती हैं, और जो भी क्योंकि अम्ल जो होता है एक तरीके से एक कोरोसिव प्रॉपर्टी रखता है, संक्षारण की प्रॉपर्टी रखता है, तो आपके स्किन को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना दोनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। और ए कथन ए का कारण आर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, तो किसका होता है? हाइपो जो विलयन होता है वो सोडियम थायोसल्फेट का होता है फोटोग्राफी में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों का सही कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखो, वार्षिक सोडा, धावन सोडा मैंने क्या बताया था, सोडियम कार्बोनेट, ए का चौथा हो जाएगा। कास्टिक सोडा मैंने क्या बताया था, CaOH होता है हमारा कास्टिक सोडा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीला थोथा होता है आपका कॉपर सल्फेट, और हाइपो जो होता है वो आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो ऑप्शन आपके सामने है। ए का क्या बनेगा, वार्षिक सोडा, तो वार्षिक सोडा बनेगा ए का चौथा, तो ए का चौथा किस में है, बी में और सी में है, तो ए हटा दो, ऑप्शन डी हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बी पे आ जाओ, कास्टिक सोडा NaOH होता है, तो बी का पहला आपका आ रहा है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है क्या, सोडियम थायोसल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है या जल अपघटन होता है। तो ध्यान रखना, जो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जल अपघटन होता है, ध्यान रखना। आयनीय यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनीय यौगिक एल्कोहल में अविलय होते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही बात है कि आयनीय यौगिक जो होते हैं वो एल्कोहल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये बात गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल ए राइट होगा। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, तो पीएच एक मूल्यांक क्या दर्शाता है, निगेटिव से फोटो बनाने के लिए बनाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, बिल्कुल गलत बात है। पीएच जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है और जिसका यूज किया जाता है कि कौन सा घोल अम्लीय है या क्षारीय है। तो अम्लीय या क्षारीय होने का जो मूल्यांक है वो डिसाइड किया जाता है किससे, पीएच वैल्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो देखो, जो रासायनिक उद्योग में जो मूल रासायनिक तेजाब जो होता है उसे हम कहते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, गलत हो गया। सोडियम जो कार्बोनेट होता है वो धावन सोडे के रूप में जाना जाता है। अग्निशमक में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन क्लेवर यंत्र से होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। तो देखो, बात की जाए जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल सही है। हल्के पीले रंग का होता है तो ये गलत है।
रंजक चूर्ण जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। ये ऑक्सीकारक है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये आपका सही है। तो कौन सा असत्य है वो बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी असत्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, तो कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र उपयोग होता है, तो ध्यान रखना कोहरे में गैस में द्रव, ठीक है, ध्यान रखना गैस में द्रव होता है। गैस अधिक मात्रा में होती है और द्रव कम मात्रा में होता है। नीला तोता क्या है, तो कॉपर सल्फेट है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो आइसोटोप का मतलब क्या है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, वही हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अलग हो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, सूची 1 उपचयनांक को सूची 2 तत्व के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दे रखी है उपचयनांक दे रखा है 2, तो उपचयनांक 2 किसका होगा इसमें, तो CaO में जो Ca का उपचयनांक होगा वो क्या होगा, आपका 2 होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 3 किसका होगा, तो 3 यहाँ पे होगा NaLHO4 में Al का जो उपचयनांक होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। बाकी 4 किसका होगा, तो 4 आपका होगा MnO2 में Mn का जो उपचयनांक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सागर में सोडियम क्लोराइड जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, NaCl नमक जो है जिसकी हम बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। परासरण में जो विलायक होता है वो आपका सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा दे रखा है प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। जो विलायक है वो तनु घोल से सांद्र घोल की ओर जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, तो ना ही 1 ना ही 2 यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 50 तक डिस्कस कर लिया है और अगले वीडियो में हम जो भी इसका बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए होंगे उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या UPSI यूपी के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।